हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जिस भर्ती का बहुत एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो 19 सितंबर यानी कि कल आ गई थी। ठीक है, और ये भर्ती थी किसकी? अपर निजी सचिव, जिसको कि शॉर्ट में आप एपीएस के नाम से भी जानते हैं। तो इस भर्ती के बारे में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे कि आखिर एपीएस में हमें कौन कौन सी अर्हताएँ चाहिए, कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है। मतलब इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं है। बाद बाकी इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं और आपको ये भी पता चल जाए कि आप इस भर्ती के पात्र हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे ही लगा दिया है, ताकि कोई भी बात एकदम कंफर्म रहे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ अपनी तरफ से कह दूं और बाद में वो मामला डाउटफुल हो जाए। तो आयोग का नोटिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई देखो, अगर जिनका ओटीआर नहीं है तो वो आवेदन से 72 घंटे पहले, देखो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें और फिर इसका फॉर्म फिल करें। ठीक है, ये तो बात हो गई ओटीआर की। सबको पता था, मैंने पहले ही कह दिया थी कि आयोग की किसी भी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर अनिवार्य रूप से होना चाहिए आपके पास। तो ये तो बात हो गई ओटीआर की। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या भाई आगे किया गया है। तो थोड़ा सा परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए फीस कितनी है? 185 रुपये। SC ST के लिए 95 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 95 रुपये। ठीक है, तो ये परीक्षा शुल्क हो गया जो आपको आवेदन के दौरान देना है। ठीक है, और अगर जो इसमें काम की बात को हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये हुआ है 328 पदों पर, और ये पद घट या बढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और वेतनमान कितना है? 47,600 से 1,51,100 रुपये। ठीक है, और मैट्रिक लेवल 8 की ये पोस्ट है। ठीक है, तो कुल पद की संख्या 328 है, ये बात आपको यहाँ से जाननी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, अब आ गया ये कि आखिर ये जो पद हैं वो किस किस विभाग में हैं और इनके लिए जो शैक्षिक अर्हता चाहिए वो क्या क्या है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो एक जो सबसे पहले अपर निजी सचिव की पोस्ट है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश सचिवालय में। और अब देखिए इसके लिए आपको क्या क्या अर्हता चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। तो यानी कि बात की गई है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर क्या? हिंदी आशु लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति। अब यहीं से बहुत से लोग इससे बाहर हो जाएंगे। देखो, ग्रेजुएशन तो सबके पास होगी, लेकिन इसमें क्या हिंदी आशु लेखन में आपकी जो न्यूनतम गति होनी चाहिए वो 80 शब्द प्रति मिनट की, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको होना ही चाहिए। उसके बाद देखो, कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन सा ज्ञान? जो निलिट का CCC का सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर सरकारी संस्थान या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष CCC का कोई पाठ्यक्रम हो वो आपके पास हो। अब इस समकक्ष का निर्धारण आयोग ही करेगा। फिर उसके बाद देखें, और अगर इन तीनों में कोई विद्यार्थी सेम है तो फिर किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? यदि कोई प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक
सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। तो ये हो गई इसके लिए शैक्षणिक अहर्ता। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, दूसरा जो अपर निजी सचिव है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है, कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी क्या कहा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त अहर्ता धारत करना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर भी ग्रेजुएशन की बात की गई है, सामान्य ग्रेजुएशन। उसके बाद वही फिर सेम चीज, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। ठीक है, और डोएक का जो CCC का सर्टिफिकेट आता है वो भी आपके पास होना चाहिए। बाद बाकी अधिमानी अहर्ताओं की बात करें तो वही है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जो अपर निजी सचिव फिर तीसरा कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आपको स्नातक होना चाहिए, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में यानी कि हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। उसके बाद डोएक का जो CCC सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक चीज और दी गई है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या और चीज है कि अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाद बाकी और जो अधिमानी अहर्ताएं हैं उनमें वही सेम है कि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो। तो कुल मिलाकर सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए, आशुलेखन 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, और हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, और क्या चाहिए आपको CCC का सर्टिफिकेट, अगर आप मोटा मोटा समझे तो। ठीक है, और देखते हैं इसमें भाई क्या क्या दिया गया है ऐसा जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद देखिए ये सारे जो सर्टिफिकेट आपके लगने हैं उनका फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इनको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। बाद बाकी आप इस PDF को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप खुद भी देख लेना, क्योंकि आपको क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं तो उन सबका परफॉर्मा यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि आयोग को किस पैटर्न पर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है जिसके लिए आप लोग बहुत समय से मैसेज कर रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा और परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। ठीक है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम ये आयोग ने खुद ही ऑफिशियली इसको जारी कर दिया है इसी में। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 चरण होंगे। ठीक है, प्रथम चरण में क्या होगा, तो प्रथम चरण में आपका एक 150 अंक का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसकी समयावधि कितनी होगी, 3 घंटे, और इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले प्रथम चरण में हम लोग देखें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान यानी कि GS, हिंदी और कंप्यूटर तीनों कितने के 50-50 अंक के पूछे जाएंगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ये आपका होगा। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान वास्तुनिष्ठ 50 नंबर का हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखो सामान्य हिंदी 50 नंबर की और कंप्यूटर ज्ञान भी 50 नंबर का, कुल 150 नंबर का ये पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो इस प्रथम चरण में
सफल अभ्यर्थी होंगे उनको द्वितीय चरण के लिए भेजा जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, 15 गुना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद द्वितीय चरण में देखो क्या होगा, द्वितीय चरण होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास, और उसमें आपको क्या करना होगा, वही कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी होगी और आशुलिपि अपनी प्रदर्शित करनी होगी। तो ये आपका आशुलिपि टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग वाला टेस्ट हो गया। ठीक है, पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, वहाँ पर जीएस, हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछ लिया गया। उसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप द्वितीय चरण में आएंगे, जहाँ पर कि 100 नंबर में आपको आशुलिपि और अपनी कंप्यूटर टाइपिंग को प्रदर्शित करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर लोग सफल होंगे वो तीसरे उसमें आ जाएंगे चरण में। ठीक है, और तीसरे चरण में क्या है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा, और यह प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का, समय 1 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें कंप्यूटर की जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, यानी कि प्रैक्टिकल का मतलब समझ ही रहे हो कि आपको कंप्यूटर के सामने आपको बैठा के वो आपकी क्षमता को मापेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से होगा। और फिर अंतिम चयन कैसे किया जाएगा, तीनों चरणों की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस वाला कुछ पंगा हो, जैसे आप यूपीपीसीएस और आरओ में देखते हैं। यहाँ पर तीनों चरणों के नंबर जुड़ेंगे, और जो उसमें मेरिट में उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, और जो टॉप पर होगा उन्हीं के सिलेक्शन किए जाएंगे। अब ये बात हो गई थी परीक्षा प्रक्रिया की। अब बात हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इस जीएस, हिंदी और कंप्यूटर के अंतर्गत पूछा क्या क्या जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आयोग ने इसका पाठ्यक्रम भी दे दिया है। देखो, प्रथम चरण की परीक्षा सामान्य ज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर। अब देखो 50 नंबर में सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, शब्द संक्षेप यानी कि फुल फॉर्म, जो एब्रीविएशन होते हैं और जो फुल फॉर्म होती हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे WHO की पूछ लेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी फुल फॉर्म होती हैं, तो उनको आपको याद करना होगा। बाद बाकी जो प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। इतिहास में तीनों हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या क्या इसमें शामिल किया गया है, और किया गया है विज्ञान को। विज्ञान में तीनों हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ विज्ञान लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान तीनों पूछे जाएंगे। बाद बाकी भूगोल में देखो क्या है, भूगोल में है उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित भूगोल ही पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर विश्व भूगोल नहीं आएगा। उसके बाद भारत का संविधान यानी कि पॉलिटी पूछी जाएगी। फिर पूछा जाएगा खेल जगत से खबरों को। उसके बाद महत्वपूर्ण नगर, स्मारक और जो इमारतें हैं भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनको पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर विश्व भूगोल का कोई भी पार्ट शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। और अंक गणित जिसका स्तर होगा कक्षा 8 तक का, तो ये जीएस के अंतर्गत आएगा। जीएस में इन लोगों ने अंक गणित को भी शामिल कर लिया, तो अब देखिए आप लोग अपना। उसके बाद सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर और उसका शीर्षक वगैरह जो भी पूछ ले वो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पर आपको आरओ की तरह लिखना नहीं पड़ेगा, बस एक गद्यांश दिया गया होगा और उससे संबंधित प्रश्न नीचे आपको दिए गए होंगे, जिन्हें कि आपको सही प्रश्न को टिक करना होगा। पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, अनेक शब्दों का एक शब्द यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, जिनका स्तर होगा कक्षा 10 तक का। तो ये सारी चीज़ें आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछी जानी है। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरीफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो आपको विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि वो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर कैसे वर्क करता है।
बाद बाकी जो उसके हार्डवेयर होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, इनके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जो उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। और कॉन्वर्सेंट इन यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट लाइक रेलवे और एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, और जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि रेलवे की, एयर रिजर्वेशन की, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाद बाकी विकीपीडिया जैसी वेबसाइट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग। ईमेलिंग में क्या क्या, सेंडिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट्स, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग और मेंटेनिंग एड्रेस बुक। ठीक है, ये चीज़ें आपको ईमेलिंग के संदर्भ में पता होना चाहिए। उसके बाद देखो और क्या क्या यहाँ पर पूछा जाना है, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है, पीडीएफ बनाई जाती है, इनके संदर्भ में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपसे कंप्यूटर के अंतर्गत पूछी जानी हैं। ठीक है, और द्वितीय चरण की परीक्षा, तो ये हो गया प्रथम चरण। ठीक है, इसमें आपने देख लिया जीएस में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा और कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। अब आते हैं द्वितीय चरण पर। जब आप प्रथम चरण को क्वालिफाई कर लेंगे तो द्वितीय चरण में पहुंचेंगे, जहां पर आपको आशीलिपि हिंदी में टाइपिंग करनी होगी 75 अंक की। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 5 मिनट का, तथा लिप यंत्रण हेतु समय 60 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 1 घंटे में आपको यहाँ पर करना होगा क्या, आशुलिपि हिंदी की, और फिर आपको कंप्यूटर टाइपिंग केवल 5 मिनट करवाई जाएगी। ठीक है, जो कि 25 अंक की होगी। तो ये हो गया आपका द्वितीय चरण। यहाँ कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि आपसे आशुलिपि और टाइपिंग करवाई जाएगी, बस। उसके बाद देखो जो तृतीय चरण की परीक्षा होगी प्रैक्टिकल की, वो कुछ नहीं है, वो जो आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव देके गए थे उसी का यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल करवा के आपको दिखवाया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात समझिए, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पर आपको, जो आपने किताबी ज्ञान लिया था कंप्यूटर का, अब वो कंप्यूटर के सामने बैठा के आपको चेक करेंगे कि आपको वास्तविक रूप में ये सब चीज़ें आती हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि जो आशुलिपि और जो टंकण है उसमें कृतदेव फॉन्ट का यूज किया जाएगा, और इसके साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा विज्ञापन आपके सामने हो गया। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपका यही था, क्या, कि इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या होगा। बाद बाकी आपको सब चीज़ें पता ही चल गई हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म भरिए, और अगर नहीं हैं तो फिर आपको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 15 दिनों में ही आपको आरओ 2023 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन कुछ भी मांगी जाए। उसमें सिर्फ ओ लेवल जो मांगा जाता है वो आपको मैं फिर बता देता हूँ, वो एआरओ के लिए होता है। आरओ के लिए बस आप सामान्य स्नातक यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन होने चाहिए। और आरओ 2023 की लगातार क्लासेस चली रही हैं, आप लोग लगातार उनको देख भी रहे होंगे, और उसमें उत्तर प्रदेश विशेष लगभग खत्म ही हो चुका है। ठीक है, और बहुत जल्द उसके जीएस के अन्य विषय भी आने वाले हैं। तो लगातार आप लोग जुड़े रहिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।